देखिए ये वेक्टर एंड 3D के PYQs हैं जो 2024 में पूछे गए। सेट नंबर 1 है 65/1/1। टोटल ये 14 नंबर के पूछे गए। वेक्टर एंड 3D कितने नंबर की आई है? 14 मार्क्स की आई है। और हमको लगता है 100 मार्क्स में 14 मार्क्स 80 नंबर कितने नंबर का होता है? 80 का होता है ना। तो 80 में 14 तो ठीक ठाक है नंबर। ठीक है, तो देखिए इसमें क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन आया है 7th। ध्यान समझिएगा, मतलब बताना आपको है, हम बस बता रहे हैं। ये 7th क्वेश्चन है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। जरा समझने की कोशिश करिएगा। कहते हैं लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन टू यूनिट वेक्टर्स ए कैप एंड बी कैप एंड साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, देन ए कैप डॉट बी कैप क्या होगा? ठीक है, जब भी ए कैप डॉट बी कैप हमसे पूछेंगे तो हमको डॉट प्रोडक्ट का कंसेप्ट मालूम है क्या होता है। ए डॉट बी क्या होता है? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। प्रॉब्लम यह है कि अगर हम डॉट करेंगे तो मेरा तो कॉस आएगा और यहाँ तो साइन दिया हुआ है। तो सबसे पहले साइन की हेल्प से आप कॉस निकालेंगे। तो आप जानते, मेरी रिक्वायरमेंट है ना कॉस की, तो आप जानते हैं कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1। साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? 9/25 प्लस, देखो ये चूंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो डायरेक्ट आपको टिक लगाना है, लेकिन कभी कभी क्या होता है हम अक्कड़ बक्कड़ खुल के कर देते हैं, ए लगा देते, अक्कड़ बक्कड़ में बोल 80-90 ए पे उंगली आ गई, चोर निकल के भागा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ध्यान रखिए, इसको उधर ले जाओ। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 9/25 यानी 16/25 को, तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई +-4/5। ये कॉस थीटा आ गया। अब आपको निकालना क्या है? ए कैप डॉट बी कैप। ध्यान रखिएगा क्या फॉर्मूला होता है? मॉड ऑफ ए कैप इंटू मॉड ऑफ बी कैप इंटू कॉस थीटा। ए कैप का मॉड कैसे निकालें? ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। थोड़ा पढ़ के आइए, ठीक है। मूर्ख आदमी हो, ये यूनिट वेक्टर दिख रहा तुमको? यूनिट वेक्टर का मॉड क्या बताया गया था? यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर? ये वर्ड आया है यूनिट वेक्टर, क्या डेफिनेशन होती है? वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। बोले जो 1 होता तो काहे पूछ रहे हो, हैं मूर्ख बना रहे हो हमका। इसकी वैल्यू 1 होती है, इसलिए लिखा है इसकी वैल्यू 1 होती है। और कॉस्ट का क्या निकाला है? +-4/5, यानी कि ए कैप डॉट बी कैप की वैल्यू क्या आएगी? +-4/5। तो इसका ये वाला पार्ट आपका सही है। समझ में आई बात? नहीं आई? हो गया 1 नंबर पक्का। देखिए ये क्वेश्चन 9th पूछा गया है ये भी 1 नंबर का है। ठीक है, ये कॉन्सेप्चुअल है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फटाफट आप कर लोगे, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो फिर इधर उधर झांकते रहोगे। अब पता लगा जिधर तुम झांक रहे हो वो तो तब झांक रहा है, बोले अभी हमका खुद नहीं आवत है। कह रहा है द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइंस आर √3k एंड √3k, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देखो डायरेक्शन कोसाइन को हम किससे इंडिकेट करते हैं? एल से। तो एल की वैल्यू, एम की वैल्यू और एन की वैल्यू तीनों सेम है, और तीनों किसके इक्वल हैं? √3k के इक्वल हैं। और आपसे कह रहे हैं के की वैल्यू, भाई साहब बताओ कैसे निकालें? भाई कोई क्वेश्चन बनना चाहिए ना। क्या कुछ रिलेशन आपने पढ़ा है इनमें? डायरेक्शन कोसाइन में कुछ रिलेशन पढ़ा है? क्या होता है? हाँ, आप कहेंगे भाई वी नो दैट कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 होता है, यानी कि हम इसको लिखेंगे तो आएगा 3k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, यानी 9k स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। तो क्या अब मैं डायरेक्ट k को +-1/3 लिख दूं? बोले नहीं, एक स्टेप और दिखा दो कहाँ से आया, ये समझ नहीं आ रहा है। समझ में ही बात नहीं आई? तो k की वैल्यू +-1/3 होगी। ये डी पार्ट इज करेक्ट। 1 नंबर और पक्का हो गया। आगे 2 नंबर, ठीक है। देखिए 15th क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी 1 नंबर का है। क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन इन्होंने जानबूझ थोड़ा टेक्निकल दिया है। इन्हें मालूम था जरा से जल्दबाजी करोगे तो गई भैंस पानी में। भैंस ही जाती ना पानी में, गाय जाती नहीं। लिखा द वेक्टर विद टर्मिनल पॉइंट ए एंड द इनिशियल पॉइंट बी इज व्हाट, यानी
अगर जिस वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट ए हो और इनिशियल पॉइंट बी हो तो उस वेक्टर को निकालिए। है ना, आपको स्टूडेंट क्या करेगा, वो ए बी वेक्टर निकालेगा। और हम जानते हैं अगर पॉइंट दिया हुआ है, इसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, यानी अगर हमें ए पॉइंट दिया गया है 2,-3,5, तो यानी आप यहां से पोजीशन वेक्टर ऑफ ए निकाल सकते हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या निकलेगा, 2i-3j प्लस 5k। और जो बी पॉइंट गिवन है वो गिवन है 3-4-7, तो यहां आप क्या निकाल सकते हो, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी निकाल सकते हो। क्या आएगा, 3i-4j प्लस 7k। साइन देख रहिएगा। इन्हें मालूम था कि बहुत जल्दबाजी जब आप करोगे, एक तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो तब लगा पाओगे, तो आप ए बी निकालोगे। और ए बी का फार्मूला होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ बाद वाला माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पहले वाला। ये आप करोगे और जैसे आप निकालोगे तो आंसर मैच नहीं करेगा, और मैच कर भी जाएगा तो पता चला इन्होंने इस आंसर को सेम दे दिया, प्लस माइनस की गलती हो जाएगी। ये आंसर सेम दे दिया, मतलब अगर आपका आंसर ये आना चाहिए, उल्टा करो ये आंसर आ जाएगा। देखो इन्होंने किया क्या है, इन्होंने कहा ये टर्मिनल पॉइंट है भाई, ये इनिशियल पॉइंट है, यानी जिस वेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं ना उसका पहला पॉइंट बी है और बाद वाला ए है, यानी आपको बी ए निकालना है। आपको ए बी नहीं निकालना है, आपको बी ए निकालना है। और आपने पढ़ा है वेक्टर में, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बी ए निकालना हो तो होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ बाद वाला यानी ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। देखो आंसर दोनों से आएंगे, आप ए बी निकालो चाहे बी ए निकालो। अगर आंसर ये सही हो रहा होगा, आपने उल्टा लगाएंगे तो ये आंसर आपका आ जाएगा। देखो केवल साइन का मिस्टेक है, यहाँ पे वो साइन का मिस्टेक है, जानबूझ के किया उन्होंने, और क्वेश्चन जानबूझ के दिया गया कि आप ये उल्टा लिखोगे। ए का पीवी क्या है, तो है 2i-3j प्लस 5k, और बी का लिखेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा, डायरेक्ट कर रहा हूं, तो माइनस का 3i प्लस का 4j माइनस का, साइन जरूर देख रहिएगा, गलती होने के चांसेस यहां भी होते हैं। 2i-3i यानी माइनस का i, माइनस का 3j तो प्लस का j, और प्लस का 5 माइनस का 7 माइनस का 2k। तो ये आपका बी ए वेक्टर है, क्योंकि इनको मालूम था कि आप ए बी निकालने की गलती कर सकते हैं। तो माइनस आई प्लस जे माइनस 2k, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। और देखो अगर आपने उल्टा लिखा होता तो आई पॉजिटिव आता, जे निगेटिव आता और ये पॉजिटिव आता, आपका ये आंसर हो जाता, जबकि आंसर नहीं है। तो डी पार्ट इज करेक्ट, हो गया 1 नंबर पक्का। ये 16 क्वेश्चन भी 1 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन आसान है लेकिन इनको मालूम था थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। कह रहे हैं कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी ए बी सी फ्रॉम वाई एक्सिस, जरा समझिएगा, ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और कोई बाहर एक पॉइंट है पी, ए बी सी, ये पॉइंट दिया हुआ है, और इस पॉइंट से वाई एक्सिस की डिस्टेंस निकालिए, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो अगर 2D की बात कर रहे होते, 2 डायमेंशन की बात कर रहे होते, तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, कोई पॉइंट अगर ए कामा बी होगा तो ये डिस्टेंस ए होती है, ये डिस्टेंस यानी इस पॉइंट की एक्स से दूरी बी है और वाई से दूरी ए है, हो जाता आराम से। लेकिन ऐसा नहीं दिया गया है। सबसे पहले हमको करना ये पड़ेगा कि ये जो पॉइंट क्यू है ना, इसका कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको वाई एक्सिस का इक्वेशन निकालना पड़ेगा। तो इक्वेशन निकालने के लिए ये निकालना पड़ेगा कि कैसे निकालें। तो हम जानते हैं कि अगर एक पॉइंट से कोई लाइन पास होती है तो उसका इक्वेशन x माइनस x1 अपान ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपान बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपान सी, या इसको LMN भी कर सकते हैं, LMN भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है ABC आप करेंगे, ठीक है। अब जरा समझिएगा, जो वाई एक्सिस है वो सिंपल सी बात है ओरिजिन से पास हो रही है, ये तो मालूम है आपको, ठीक है। हम पहले डीसीज ऑफ वाई एक्सिस निकालते हैं, डीसीज ऑफ वाई एक्सिस। किसी भी लाइन का डीसीज कैसे निकाला जाता है, अगर वो लाइन एक्स से अल्फा, वाई से बीटा और जेड से गामा एंगल बनाती है तो कॉज अल्फा, कॉज बीटा और कॉज गामा, ये होते हैं डीसीज। ये बताइए वाई एक्सिस एक्स से कितना एंगल बनाती है, 90,
वाई से कितना बनाती है 0 और जेड से कितना बनाती है 90, यानी गामा 90 बनाती है ना। तो इसके डीसी जो हो जाएंगे वो कॉज 90, कॉज 0, कॉज 90 ये होंगे ना। तो इसके डीसीज तो निकल आए, कितने हो गए 0 1 0। और किससे पास हो रही है 0 0, क्या बोलो है भाई 0 0 0 से पास हो रही है, यानी ये जो जिस पॉइंट से पास हो रही है वो x1 y1 z1 है। थोड़ा टेक्निकल है, ध्यान रखिए, बहुत आसानी से नहीं आएगा, बहुत ध्यान से, क्योंकि आपको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए आपको, ठीक है। एक नंबर का इतना, अरे एक नंबर क्या हुआ भाई, वो तो मैं समझा रहा हूँ ना, 2 मिनट में लग जाएगा ये। तो पहले इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, x माइनस x1 अपान ए इज इक्वल टू वाई माइनस y1 अपान बी। आप एबीसी कहो चाहे एलिमेंट करो, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इज इक्वल टू z माइनस z1 अपान 0। कुछ लोग इसको एलिमेंट में मतलब एबीसी में चेंज करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसका रीजन होता है ना, जैसे अपान एल आप लिख रहे हो और एल होता है ए अपान रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये डीआर्स में होता है। तो सब में आगे लिखोगे बी अपान लिखोगे, ये चीज कट जाएगी, तो काहे करोगे, ऐसे ही करो। अब देखो इसको इक्वल टू मान ले लैम्डा। तो आप जानते हैं किसी लाइन पर लैम्डा डिस्टेंस पर अगर पॉइंट पी है, कोई क्यू है, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना आपको सीखा है आपने। तो जब आप इसको लैम्डा के इक्वल करोगे तो एक्स का मान 0 आएगा, नहीं आएगा, वाई का मान लैम्डा आएगा और जेड का मान भी लैम्डा आएगा। तो ये एक्चुअली इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे, 0 कामा लैम्डा कामा 0, लैम्डा नहीं आया, क्या देख रहे हो भाई, क्यू का कोऑर्डिनेट निकल आया। आपको याद होगा x माइनस x1 अपान ए इज इक्वल टू वाई माइनस y1 अपान बी इज इक्वल टू जेड माइनस z1 अपान सी में जब लैम्डा को इक्वल किया था तो जो x y z निकले थे वो एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन थे, वही ये निकले हुए हैं। अब ये तो क्यों निकल आया, अब ये दिखाना ये परपेंडिकुलर है और पी क्यू के बीच की दूरी निकालनी है। तो अब ये पॉइंट कैसे निकालें, लैम्डा कैसे निकालें, तो देखो लैम्डा निकालने के तरीका को निकालना पड़ेगा। आपको इस लाइन का ये कहां से आ रहा है, अच्छा, आपको इस लाइन का डीआर्स मालूम है, डीसीज मालूम है, हम इसको क्या मान लेते हैं, ये डीसीज हैं, ठीक है। वैसे तो डीआर्स मानना चाहिए, फिलहाल हम इसको डीआर्स में लिखे दे रहे हैं, 0 बी और 0, ठीक है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसका रीजन है ना, क्योंकि इसके डीसीज होंगे इसके डीआर्स होंगे तो दिक्कत आएगी ना, तो हम इसको 0 बी लिखे दे रहे हैं, तो ये डीसीज हैं और जो इसके डीआर्स होंगे वो क्या लिखे जाएंगे 0 बी 0। तो ये पॉइंट बी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये बी लैम्डा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बी लैम्डा, चलेगा। अब देखो ध्यान से हम इसके डीसीज निकालेंगे, डीआर्स निकालेंगे, डीआर्स ऑफ पी क्यू, ये 0 बी लैम्डा 0। समझ में हमने बी क्यों लिखा, डीसी से काम चला रहे थे लेकिन अब पकड़ में आया कि ये गड़बड़ यहां पर करेगा। 2 पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन के डीसी कैसे निकलते हैं, डीआरस, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z2, 0 माइनस है यानी माइनस है, बी लैम्डा माइनस बी, बी लैम्डा माइनस बी और 0 माइनस सी यानी माइनस सी, ये हो जाएंगे। आपको मालूम है कि y एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू है ना, तो अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके डीआर्स का जो मल्टीप्लाई होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 क्या होता है 0, यानी इसका a1 हो गया 1 इंटू और इसका हो गया माइनस ए, क्या लिख रहे हैं भाई, इसका a1 हो गया 0, इसका क्या हो गया माइनस ए, प्लस इसका b1 हो गया b, इसका क्या हो गया b लैम्डा माइनस b, इसका c1 हो गया 0, इसका क्या हो गया माइनस सी बराबर 0। यहां से किसकी वैल्यू निकालने जा रहे हैं लैम्डा की वैल्यू, तो यही तो बनेगा। तो बी स्क्वायर लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 1, लैम्डा 1 आ गया। अच्छा लैम्डा 1 आ गया तो क्यू का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0 कामा बी कामा 0 आ गया, नहीं आ गया। अब आपको क्यू का कोऑर्डिनेट मालूम हो गया, पी का कोऑर्डिनेट मालूम है, ये परपेंडिकुलर है इसके, ये पहले आप कंडीशन ले रहे हो, तो पी क्यू की डिस्टेंस निकाल लो, 2 पॉइंट के बीच की दूरी। 2 पॉइंट के बीच की दूरी कैसे निकलती है, अंडर रूट
x2 माइनस x1 यानी a माइनस 0 होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b माइनस b होल स्क्वायर प्लस c माइनस 0 होल स्क्वायर यानी कि c स्क्वायर। तो ये दूरी आपकी अंडर रूट a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर निकली। समझ में आई बात नहीं आई? यही आपसे पूछ रहा था कि आप इस पॉइंट की y एक्सिस से दूरी निकालिए। समझ में आई बात नहीं? नोट करिए। देखिए 20th क्वेश्चन ये है। ये 20th क्वेश्चन एक असर्शन एंड रीजन वाला है। ये क्वेश्चन एक जरूर आता है आपका, ये शायद 2-3 क्वेश्चन आए हुए हैं, 2 क्वेश्चन करीब आए हुए हैं। क्वेश्चन में असर्शन मतलब कथन है, एक स्टेटमेंट है और ये उसका एक्सप्लेनेशन है। तो कभी कभी क्या होता है कि स्टेटमेंट सही दिया होता है लेकिन उसको एक्सप्लेन अलग तरीके से करते हैं, मतलब एक्सप्लेनेशन गलत होता है। कभी कभी दोनों चीज़ें गलत होती हैं, कभी चीज़ें स्टेटमेंट दोनों सही होते हैं, वो सही एक्सप्लेनेशन होता है। कह रहे हैं कि लाइन इन स्पेस कैन नॉट ड्रॉन परपेंडिकुलर टू एक्स वाई एंड जेड एक्सिस साइमल्टेनियसली। कोई भी लाइन स्पेस में एक ऐसी लाइन आप नहीं खींच सकते जो एक्स वाई जेड एक्सिस तीनों के परपेंडिकुलर हो। पर इस बात के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, अगर मैं स्पेस की बात करूं तो 3D की मैं बात कर रहा हूं। ये मान ले, इसको मान लेता हूं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ठीक है, ये जेड एक्सिस है। अब कोई लाइन अगर x के परपेंडिकुलर है भैया तो वो y के पैरेलल हो जाएगी। सिंपल सी बात है, नॉट पॉसिबल। अगर y के परपेंडिकुलर है तो भैया x के पैरेलल हो जाएगी, z के परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो भाई x अगर आप z के करोगे तो जैसे ये कमरा है, ये समझिए इस तरीके से, ये आपकी एक दीवार है x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये ऊंचाई आपकी z एक्सिस है। ठीक है, हम खड़े हैं इस दीवार के, हम बस फर्श के परपेंडिकुलर हम हैं, लेकिन हम जेड के पैरेलल हैं और इस वाली दीवार के पैरेलल हैं। ठीक है, दो के पैरेलल लेकिन एक के परपेंडिकुलर हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर वो एक के परपेंडिकुलर होगा तो अन्य दो के पैरेलल हो जाएगा। समझ बात नहीं आई? तो यानी कि असर्शन इज करेक्ट। सही है ना ये? यस, ये असर्शन सही कहा कि स्पेस में कोई ऐसी लाइन आप नहीं ड्रा कर सकते जो साइमल्टेनियसली एक साथ तीनों एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो, यानी असर्शन इज करेक्ट। तो पहली बात आपने कहा कि जो असर्शन है वो क्या है? इज राइट, करेक्ट है। समझ में बात नहीं आई? अब कहते हैं इसको एक्सप्लेन, चलो ये तो हमने एक्सप्लेन कर दिया, अब हम खड़े हो गए, हम दीवार में खड़े हैं, ये खड़े, तो एग्जाम में क्या करोगे? तो उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया दूसरी तरीके से, मैथमेटिकली। देखो, अगर अगर मैं मान लूं कि ये लाइन तीनों के परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो अगर अच्छा उसका डीसीज क्या होंगे? हम जानते हैं कोई लाइन अगर एक्स से जो एंगल बनाती है वो अल्फा होता है, वाई से बनाती है वो बीटा होता है, जेड से बनाती है वो गामा होता है। तो यहाँ अल्फा की वैल्यू आपसे कह रहे हैं कितनी है? 90, और यही बीटा की वैल्यू है, यही गामा की वैल्यू है। तो हम जानते हैं कि जो डीसीज होते हैं वो कॉज अल्फा, कॉज बीटा और कॉज गामा होते हैं। यानी जो आप अल्फा बीटा 90 करोगे इसी को LMN करते हैं। और हम जानते हैं कि भाई जो इसमें रिलेशन होता है वो L² प्लस M² N² इज इक्वल टू, ये लिखा है इन्होंने, होता है 1। लेकिन अगर आपने अल्फा को 90 कर दिया तो L की वैल्यू 0 आ जाएगी ना। 0 प्लस 0 प्लस 0 इज नॉट इक्वल टू 1, 0 इज नॉट इक्वल टू 1। इसका मतलब अगर ऐसा होता है तो इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा। उन्होंने कहा ना कि फॉर ए लाइन मेकिंग अल्फा बीटा गामा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एक्सिस देन ये 1 होता है। यहां 1 नहीं आ रहा है, यानी आपका रीजन भी सही लिखा हुआ है, तो रीजन इज आल्सो करेक्ट, रीजन इज राइट, करेक्ट है। ठीक है, और आप लिखेंगे कि आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। जो आर है ना इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। भाई मैथमेटिकली अगर आप देखते हैं तो भैया अगर अल्फा बीटा गामा 90 आएगा तो आपका L² प्लस M² प्लस N² 0 आ जाएगा, जो कि 1 होना चाहिए, 1 नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों बातें सही लिखी हुई हैं और आपका जो एक्सप्लेनेशन है, जो रीजन है, वो इसका सही एक्सप्लेनेशन है। समझ में पानी है? ये लिखा जाता है, नोट करिए। यहाँ प्लस इसलिए लिखा हुआ है कि आप ध्यान से देखो, यहाँ प्लस लगेगा क्या, अपने आप उसको इक्वल टू कर दो, अंडरस्टूड बात है। 24th क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स क्वेश्चन है, सेक्शन बी में आया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। लिखा है इफ ए एंड बी आर 2 नॉन जीरो वेक्टर्स सच दैट ए प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू ए
and 2a plus b is perpendicular to b, then prove that mod b is equal to 2 times of mod है, वो बात की बात है। देखो पहले जो केस दिया है वो कह रहा है कि भैया a प्लस बी जो है ना वो परपेंडिकुलर टू ए है। तो आप जानते हैं अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, ये हम जानते हैं। अब ये आप इसमें दिमाग में बड़ा श्रिंक कर रहे हो, अरे ये क्या बोल दिया है। अगर इतना आपको श्रिंकिंग होगी तो पढ़ाई के लिए भाई जनवरी स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। मतलब अगर ये कहा गया कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, उसमें आपके दिमाग में सिकुड़न बच गई कि क्या बोल दिया, तो ये गलत बात है, ठीक है। पढ़िए है, ऐसे काम चलेगा नहीं। यानी ये a प्लस बी डॉट ए 0 होता है। हम जानते हैं a डॉट बी क्या होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर बोले तो थीटा 90 डिग्री, कॉस 90 वैल्यू 0 होती है। इसको खोल दीजिए तो ये आ जाएगा a डॉट ए प्लस b डॉट ए इज इक्वल टू 0। अभी हम कुछ नहीं करेंगे, हाँ एक काम कर सकते हैं, a डॉट ए को हमने पढ़ा है कि मॉड ए का स्क्वायर लिखा जाता है। किसी हम ऐसे भी कर सकते हैं, a डॉट ए बोले तो मॉड ए कॉस 0। ये हम दिमाग काहे लगाएं, हमने पढ़ा है डॉट प्रोडक्ट में अगर किसी वेक्टर का खुद से डॉट करते हो तो उसका मॉड का स्क्वायर हो जाता है। और इसको अभी हम छेड़ेंगे नहीं, b डॉट ए लिखा रहेगा b डॉट ए बराबर 0। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ये पहली कंडीशन निकल के आ गई। दूसरी कंडीशन क्या दी हुई है, सेकेंड कंडीशन दी है कि 2a प्लस बी जो वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है b के, जिसका होता है इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट भी 0 होगा। यानी कि आप कहेंगे कि 2a प्लस बी डॉट बी, ये जो हम बार लगा रहे हैं ये वेक्टर है, पूरा वेक्टर कौन घंटे भर लगाए। इसका मतलब जब खोलेंगे जब आप इसको तो आएगा 2a डॉट बी प्लस b डॉट बी इज इक्वल टू 0, यानी कि 2a डॉट बी प्लस मॉड बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। अब देखिए हमें क्या लाना है, इस पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। आपको लाना है मॉड बी और मॉड ए में रिलेशन, यानी आपको ये जो लफड़ा है ना ये चीज हटानी है आपको, ठीक है। जरा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2a डॉट बी हो जाएगा, और इसमें से इसको माइनस कर दूं तो कट जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, इक्वेशन 2 में माइनस कर देते हैं इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके। क्यों? क्योंकि a डॉट बी हमको हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रूफ में दिया नहीं गया है। तो पहले तो इक्वेशन 1 2 लिखेंगे ना, 2 क्या लिखेंगे, 2a डॉट बी प्लस मॉड बी का होल स्क्वायर माइनस, इसको 2 टाइम्स कर रहे हैं तो 2 मॉड ए का स्क्वायर माइनस 2b डॉट ए। अच्छा आप जानते हैं कि a डॉट बी b डॉट ए इक्वल होते हैं, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे ना, क्योंकि आप जानते हैं कि a डॉट बी इज इक्वल टू, ये लिखना पड़ेगा आपको एग्जाम में, ये नहीं कि बिना ऐसे काट दिया आपने। यानी आपका क्या प्रूफ होके आ गया, मॉड बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मॉड ए का स्क्वायर, और जब b निकालोगे तो आएगा अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ मॉड ए। हो गया प्रूफ। क्या टफ था भैया, परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट लगा दिया हमने क्योंकि हमको गिवन था, और जब हमारा इक्वेशन बन के आया तो हमने कहा मेरी रिक्वायरमेंट में इसकी कोई जगह नहीं है, हमने उसको हटा दिया। तो ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। ये 25वां क्वेश्चन है जो कि भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। अब इन्हें कहना इतना बड़ा डायग्राम 2 नंबर का क्वेश्चन में आपको इस एरो से कोई मतलब नहीं करना है, हमें जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब देखेंगे। ये एरो किस डायरेक्शन बना हमसे मतलब नहीं है। हमको ए बी वेक्टर दिया है, हाँ वो ए बी वेक्टर तो इसी वेक्टर में दिया हुआ है, और हमको डी बी वेक्टर दिया है, डी बी दिया गया है। तो हमसे ए डी पूछ रहा है। देखो पूछ ए डी रहा है, ध्यान रखिएगा, मतलब पूछ आपसे ए डी रहा है, वो दिया है डी ए, उससे कोई मतलब नहीं है कि इधर एरो किधर लगा हुआ है। हमारी रिक्वायरमेंट डी बी की है। तो सबसे पहला काम तो ये कह रहे हैं कि भाई डी बी वेक्टर निकालो, क्या बोल रहा हूं, ए डी वेक्टर निकालो, ठीक है। अब जरा देखो ध्यान से, अगर वेक्टर एडिशन की बात करें, अब हमको ये एरो तो अपने आप बनाना पड़ेगा क्योंकि ये उल्टा एरो दिया हुआ है, ठीक, इसको हटा दिया हमने। तो वेक्टर एडिशन कहता है कि ए डी प्लस डी बी इज इक्वल टू ए बी होगा।
अब आप ये ना करना इसमें एरो इधर की डायरेक्शन दिया है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, एरो किधर दिया गया है, ठीक है, इस एरो से हमारा कोई मतलब नहीं है जो दिया गया है, हमसे जो रिक्वायरमेंट मेरी है उससे मतलब है, हमको एडी निकालना है। तो आप लिखेंगे बाई ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन। हाँ एक काम कर सकते थे आप, वेक्टर के हिसाब से डीए प्लस ए बी बराबर डीबी हो जाता, तो हमको डीए निकलता, और हमको निकालना क्या है, तो हमको फिर डीए को माइनस करना पड़ता, तो काय को हम इसका इस्तेमाल करें भाई, जब दिया ही नहीं गया है तो इस्तेमाल क्या करें। तो हमारा वेक्टर एडिशन क्या करेगा, डी ए डी प्लस डी बी इज इक्वल टू ए बी, ये होगा ए बी। हमको निकालना क्या है, एडी निकालना है ना, तो जब एडी की वैल्यू निकालनी होगी तो क्या निकलेगा, ए बी माइनस डी बी, तो ए डी इज इक्वल टू, ए बी गिवन है आपका, ए बी गिवन है आपका 2i माइनस 4j प्लस 5k माइनस, देखो माइनस डी बी करना है तो साइन चेंज हो जाएंगे, हम डायरेक्टली करेंगे, तो माइनस का 3i माइनस माइनस प्लस का 6j और माइनस का 2k, यानी ये वेक्टर आएगा 2i माइनस 3i यानी माइनस का i, माइनस का 4j ये प्लस का 2j, और ये आपका 2 है ना, ये आपका है प्लस का 5j माइनस का 2k 5k, तो प्लस का 3k, ये पहला पार्ट हो गया। मान लो ये एक नंबर का आपके पक्के हो गए, पहले यहां तक पहुंचिए। एक पार्ट और पूछ रहा है, हेंस फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, हेंस मतलब आपको जो निकाला उसकी हेल्प से, एरिया पैरेललोग्राम का फॉर्मूला तो याद नहीं होगा, बस क्या होता है एरिया पैरेललोग्राम, हाँ तो याद कर लो तब ठीक रहेगा ना, करो नहीं याद है अक्कर प्रोग्राम मत खेलिएगा, सुनिए ध्यान से, पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला पहले समझ लीजिएगा, किसी एक वर्टेक्स से आप चलना शुरू करिए और वहां से दो एडजेसेंट साइड तरफ जाइए, ए बी क्रॉस ए सी का मॉड, ए बी क्रॉस ए सी चलेंगे का मॉड, ये एरिया पैरेललोग्राम होता है, 1/2 करेंगे तो ट्रायंगल निकल आएगा, किसी एक पॉइंट चलेंगे। अब हम यहां कहां से चलेंगे, देखो ध्यान से, हमको चूंकि ए बी मालूम है, नहीं मालूम, और ए डी मालूम है, तो यहीं चलना शुरू कर दें, तो जब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालेंगे, क्या करेंगे, ए बी निकाल दें क्रॉस ए डी निकाल दें और उसका मॉड निकाल दें, चलेगा ना। तो पहले ए बी क्रॉस ए डी निकालते हैं, पहले निकालना पड़ेगा ए बी क्रॉस ए डी, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का भी कम से कम 40% स्टूडेंट भूल गए होंगे एग्जाम पहुंचते पहुंचते। भाई होता क्या है कि हम कोई तैयारी कब करते हैं, एग्जाम के 4 दिन पहले, 27 चैप्टर 27 दिन लगेंगे, अगर एक दिन में 2 चैप्टर पढ़ेंगे तो 14 दिन लगेंगे, 13.5 दिन, ये दिक्कत होती है ना। कैसे निकालेंगे आप, आई जे के लिखेंगे, डिटर्मिनेंट से निकालते हैं, ए बी में जो आई जे के कोफिशिएंट हैं 2 -4 5, फिर ए डी में ये निकाला है आपने -1 2 और 3, ठीक है, ये क्या, अच्छा कोई अगर ए डी क्रॉस ए बी लिखे तो कंफ्यूज मत होइएगा, साइन पलट जाएंगे, भाई कुछ लोग इसको लिखेंगे ए डी क्रॉस ए बी, तो ए डी क्रॉस ए बी लिखो चाहे ए बी क्रॉस ए डी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ लेकिन लिखेंगे यहीं से चलेंगे आप निकाल रहे हो ए बी क्रॉस ए डी, पहले आई लिखेंगे, ये रो कटेगा कॉलम कटेगा, इसका मल्टीप्लाई इससे 4 3 12 माइनस का, और माइनस 5 दूनी 10, फिर माइनस का जे लिखेंगे, रो कटेगा कॉलम कटेगा, 3 दूनी 6 माइनस -5 यानी प्लस का 5, फिर प्लस के लिखेंगे, रो कटेगा कॉलम कटेगा 4 -4, यानी ये आएगा माइनस का 22i माइनस का 11j, के 0 हो जाएगा, ये निकला ए बी क्रॉस ए डी। अब आपको एरिया के लिए क्या करना पड़ेगा, मॉड निकालना पड़ेगा, तो आप निकालेंगे एरिया ऑफ
पैरेललोग्राम, तो आएगा मॉड ए बी क्रॉस ए डी, यानी अंडर रूट 22 का स्क्वायर, क्योंकि रूट स्क्वायर है इसलिए निगेटिव कोई मतलब नहीं है, प्लस 11 का स्क्वायर। अब ये मूर्खता ना करना कि स्क्वायर खोलना शुरू कर दिया, देखो इसको लिख दो 11 इंटू 2 का स्क्वायर, क्यों इंटू 11 का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर डायरेक्ट बाहर निकल आएगा, तो 11 बाहर निकल आएगा और अंदर क्या बचेगा, अंडर रूट 5 स्क्वायर यूनिट। समझ में बात नहीं आई, ये आपका एरिया निकल आया। समझ में बात आई, नोट करिए। अब देखो ये 35th क्वेश्चन है, 5 नंबर का है। अब 5 नंबर का होगा तो थोड़ा बहुत तो दिक्कत करेगा। सुनिए ध्यान से। द इमेज ऑफ पॉइंट P XYZ with respect to this line is P dash 107, find the coordinate of P। जब तक आपको पूरे कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर नहीं होगा तब तक आप इस क्वेश्चन को हिला नहीं सकते। भाई एग्जामिनर ने 5 नंबर ऐसे मूर्खता थोड़ी दे दिया। देखो जब आपका कहा गया इमेज ऑफ दिस पॉइंट P विद रेस्पेक्ट टू दिस लाइन, ये लाइन शीशा है, ये लाइन एक शीशा है, ये शीशा है, अब इसके बारे में बात करेंगे। और एक पॉइंट P है XYZ, और इसकी इमेज बनी, यानी कि शीशे से इधर इमेज बनेगी ना, P डैश 107, इसका मतलब ये पॉइंट इसका मिड पॉइंट होगा। तो अगर मैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लूं Q पॉइंट का, तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा, x प्लस 1/2 बराबर इसका x कोऑर्डिनेट, और अपने आप वैल्यू निकल आएगी। तो पहले तो लाइन के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो गिवन लाइन है, जो लाइन गिवन है वो क्या है, x माइनस 0/1 ले सकते हैं। भाई हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो x माइनस x1/a होता है, इज इक्वल टू y माइनस 1/2 इज इक्वल टू z माइनस 2/3 लिखा है। इस लाइन का परिचय क्या है, परिचय ये है कि भैया ये 0,1,2 से होकर पास हो रही है, यानी कहां से होकर पास हो रही है, 0,1,2 से होकर पास हो रही है, ठीक है। और इसके जो डीआरस हैं वो 1 2 3 हैं, इसके जो डीआरस हैं वो 1 2 3 हैं। क्यों भाई, तो अगर मैं लैम्डा डिस्टेंस पे एक पॉइंट निकाल लूं, उस पॉइंट को क्यों मान लूं, एनी पॉइंट ऑन लाइन 1, इसको इक्वल टू लैम्डा मानते हैं, याद है ना। तो यहां जब इसको लैम्डा की इक्वल करोगे तो x का मान लैम्डा निकल के आएगा, y का मान 2, बोलो नहीं भाई, +1 निकल के आएगा, और z का मान आएगा 3 लैम्डा प्लस 2। तो जब एनी पॉइंट ऑन लाइन 1 करोगे तो ये आएगा लैम्डा 2 लैम्डा प्लस 1 3 लैम्डा प्लस 2, और मैं इसी पॉइंट को क्या मान लेता हूं, Q, यानी मैंने Q का कोऑर्डिनेट निकाल लिया। क्या निकाला, लैम्डा निकाला, 2 लैम्डा प्लस 1 निकाला, और 3 लैम्डा प्लस 2 निकाला। अब सुनो ध्यान से, अब लैम्डा कैसे निकाला जाए, कोई कंडीशन लगानी पड़ेगी ना। आपको साफ साफ दिख रहा है जो पीपी डैश है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो देखो अगर मैं गलती से पीपी डैश का डीआर निकाला तो x माइनस 1 वाई माइनस, हालत खराब हो जाएगी, आप निकाल नहीं पाओगे। अच्छा ये 0.7 है, ठीक। तो मैं एक काम करता हूं, मैं पीपी डैश बोलूं चाहे मैं पीक्यू बोलूं चाहे मैं क्यूपी बोलूं, बात वही है, लाइन तो सेम है ना। तो मैं डीआर किसके निकालूंगा, क्यूपी डैश की, और उसको मान लूंगा a1 b1 c1, और इसके हमने मान लिया abc। क्यों, समझ में आया, पीपी डैश क्यों नहीं निकाल रहे हैं आप। अगर इसका डीआर कहीं गलती से निकालेंगे तो 3 अननोन क्वांटिटी आ जाएंगे XYZ, और एक अननोन लैम्डा ऑलरेडी है। अगर आपने इसको ले लिया तब तो काम चल जाएगा। तो मैं निकालूंगा अब डीआर ऑफ क्यूपी डैश। आप डीआर ऑफ क्यूपी डैश करो, या आप पीपी डैश करो, या आप पीक्यू करो, वैल्यू सेम आनी है, लेकिन हम ले रहे हैं क्यूपी डैश। क्या होगा डीआर, x2 माइनस x1, लैम्डा माइनस 1 लैम्डा माइनस 1, 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 0, यानी 2 लैम्डा प्लस 1, और 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 7, यानी इसके डीआर्स क्या आ गए, लैम्डा माइनस 1, 2 लैम्डा प्लस 1, और 3 लैम्डा माइनस 5। इसका नाम क्या दे दिया हमने, a1 b1 c1 दे दिया।
अब आपको साफ साफ दिख रहा है, इसका नाम ए दे दो, आपको साफ साफ दिख रहा है कि ए क्यू और क्यू पी क्या है, परपेंडिकुलर है। ए क्यू इज परपेंडिकुलर टू क्यू पी डैश है ना, इसका मतलब जो रिलेशन होता है डी आर्स का वो क्या होता है, ए वन प्लस बी वन प्लस सी वन का मान क्या होगा, 0। ए बोले तो 1, A1 बोले तो लैम्डा -1 प्लस बी बोले तो 2, B1 बोले तो 2 लैम्डा प्लस 1 प्लस सी बोले तो 3, आएगा 3 लैम्डा -5 इज इक्वल टू 0। राइटिंग समझ में आ रही है? अरे वाह, खोल दो इसको। लैम्डा -1 प्लस 4 लैम्डा प्लस 2 प्लस 9 लैम्डा माइनस 15 बराबर 0। 9 लैम्डा प्लस लैम्डा 4 लैम्डा यानी 14 लैम्डा, और माइनस का 15 और माइनस का 16, माइनस का 16 तो माइनस का 14, यानी लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, लैम्डा की 1 आ गई ना, लैम्डा 1 आ गई। पहले यहां तक पहुंचिए, तो लैम्डा 1 आ गया तो क्या क्यू का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो? अगर लैम्डा 1 आ गया तो क्यू का कोऑर्डिनेट क्या निकलेगा, क्यू का जो कोऑर्डिनेट निकलेगा 1, पहला लैम्डा है तो यानी 1 है, दूसरा 2 लैम्डा प्लस 1 है यानी 2 प्लस 1 यानी 3 आएगा, और 5 आएगा। क्यू का निकल आया कोऑर्डिनेट। अब जरा देखो ध्यान से, इसको अलग से कहीं से नोट कर लीजिए आप। आपका जो ये कुछ था ना, ये P था, ये P डैश था, ये Q, Q क्या निकल के आया है 1 3 5, और P डैश क्या था, P डैश क्या था 107, 107, और P क्या था XYZ। ये मिड पॉइंट है ना, यानी कि आप कहोगे कि x प्लस 1/2 इज इक्वल टू किसके होगा, 1 के, तो यानी x प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तो x का मान 1 आ गया। y प्लस 0/2, y प्लस 0/2 इज इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। z प्लस 7/2, z प्लस 7/2 इज इक्वल टू 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, z प्लस 7 इज इक्वल टू 10, z का मान आ गया 3, यानी कि जो p का कोऑर्डिनेट आया वो 1, 6, 3। समझ में बात नहीं आई? पहले आंसर निकाले फिर बात करें। आप सुनिए ध्यान से, मेरा वीडियो 37 मिनट का बना है, ये 37 मिनट, 37 मिनट तब बना है जब हमने आपको समझाया है इसमें, 37 मिनट तब बना है जब हमने आपको समझाया है इसमें, यानी कि 50% तो मेरा समझाने वाला पार्ट हटा दीजिए उसको, यानी कि केवल 15 मिनट के अंदर आप 15 से 20 मिनट के अंदर पूरा पेपर आप कर सकते थे। ये 3D वाला शर्त यह है कि कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, मतलब हर क्वेश्चन को पढ़ा फिर खोपड़ी खुजला रहे हैं, फिर कान में उंगली घुसेड़ रहे हैं, नाक में उंगली घुसेड़ रहे हैं, सर उधर डांट रहे हैं, फिर वॉशरूम जा रहे हैं, फिर लौट के आ रहे हैं, तो नहीं आएगा। कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन टफ नहीं है। ये टोटल आपका 14 नंबर का है, इसमें टफ नहीं है, समझ लीजिएगा। अगर आपका कंसेप्ट नहीं क्लियर तब तो फिर 2 की टेबल भी नहीं आती लोगों को, नोट करिए इसको।